हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। एक नए रिवीजन लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल में देख के समझोगे, कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, इसके ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं सारे। आप अगर पिछले कुछ पास्ट ट्रेंड देखेंगे तो इससे भी 7 से 10 मार्क्स का सवाल इंक्लूडिंग एमसीक्यू पूछा जा रहा है। इसके पहले हमने फेमा कवर कर लिया है, आईबीसी कवर कर लिया है, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसकी मीटिंग, प्रोसीजर, केएमपी सब कवर करके रख लिया है, कंपटीशन एक्ट कवर करके रख लिया है। मैं अभी कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन आपको पढ़ा रहा हूं। मैं जब आप लोग के YouTube कमेंट्स देख रहा था, आपने 2 चैप्टर की काफी ज्यादा डिमांड की है, मुझे पता है, और आपको भी पता है वो कौन से 2 चैप्टर्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा आपने डिमांड की है। कमेंट में लिख के जाइएगा। क्या आप चाहते हैं मैं अगला वीडियो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर लेकर आऊं? तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिख कर जाइएगा कि हाँ सर, अगला हमको उन्हीं 2 टॉपिक पे चाहिए। तो कमेंट में जरूर जाइएगा और बताइएगा। मैं हार्डली शायद 1 घंटा लूंगा और कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन के ऊपर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कवर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सीएमए इंस्टीट्यूट के जितने सवाल थे मैंने सब लिया है। आप देख रहे हो कि 2018 तक के सवाल है, और वही सवाल लिए हैं जो आपके सिलेबस पे, आपके स्टडी मटेरियल के इर्द गिर्द घूमता है। व्हेन आई से इर्द गिर्द, जो आपके मॉड्यूल पे है, स्टडी मटेरियल पे जो कंटेंट है उसके ऊपर सारे क्वेश्चन है, वो तो है ही। कभी कभी इंस्टीट्यूट जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सवाल पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी डाले हैं कि गलती से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सवाल पूछे तो अपने को बनना चाहिए। बहुत थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश की है। अब ये वाला जो चैप्टर है, इस पे मैंने आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पूछे गए सवाल है, कुछ सवाल वो वाले भी डाले, क्योंकि आप पिछले पास्ट ट्रेंड देख लीजिएगा। सीएमए इंस्टीट्यूट एज इट इज वही सवाल उठाकर, जो सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है वो सवाल उठाकर कई बार पूछा है। एग्जैक्टली वही सवाल नहीं, थोड़े से कैरेक्टर और थोड़े से एस्थेटिक चेंज करके, नाम चेंज करके, थोड़े फैक्ट चेंज करके पूछा है, बट लगभग क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं। तो जस्ट टू गिव एन आइडिया, जैसे मोटे मोटे सेक्शन है, जैसे सेक्शन नंबर 8 हो गया, ओपीसी के ऊपर बहुत सारे सवाल हो गए, अल्ट्रेशन के ऊपर बहुत सारे सवाल हो गए, मेमोरेंडम और आर्टिकल के अल्ट्रेशन के ऊपर। तो ऐसे करके बहुत रिसर्च करके आपके सामने ये पीडीएफ मैं पेश कर रहा हूं। ये पीडीएफ यानी कि ये नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहा हूं। आप मेरे पिछले कोई से भी क्वेश्चन आंसर उठा के देख लीजिए। यहां पे मैं ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे चूज किए हैं, मैंने नोट्स को ड्राफ्ट ही ऐसे किया है जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब आपके क्वेश्चंस के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक सब्सटेंशियल मैनर में, जो अभी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक डिटेल्ड कवरेज अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। बहुत सोचा समझा, हैंड पिक किया हुआ क्वेश्चन है कि यार सब कुछ कवर हो जाए अगर वो ये लेक्चर देखेगा। तो ये बहुत फ्रूटफुल लेक्चर होने वाला है। डू लाइक द वीडियो अगर अभी तक आप इस वीडियो के इंट्रो में बने हुए हो, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं लगातार कंटेंट ड्रॉप करते ही जाऊंगा अभी सीएमए फाइनल के लिए। जैसा जैसा मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोग को क्या क्या चाहिए, मैं वैसा वैसा आपके लिए देते जाऊंगा। तो डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। लेट अस बिगिन दोस्तों। सबसे पहला सवाल आता है कॉमन सील के ऊपर। कहते हैं भाई बताओ, कॉमन सील जो कॉर्पोरेशन यूज करता है इसको सिंबल ऑफ इनकॉर्पोरेशन माना जाता है, और क्या ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? अब ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, आपके डिस्क्रिप्टिव में केस स्टडी के नाम से भी पूछा जा सकता है। आप सबको पता है कि अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 यहां पे इसको ऑप्शनल कर दिया गया था। कॉमन सील को ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है। ये आप एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भैया कॉमन सील लग गई मतलब कंपनी ने साइन कर दिया, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने ये रिक्वायरमेंट को डिलीट कर दिया। अब कंपलसरी नहीं रखना है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब या तो आप कॉमन सील रख लो, और अगर नहीं रखे हो तो कैसे माना जाएगा कि कंपनी ने साइन किया है? तो बोले अगर कॉमन सील है तो अच्छी बात, नहीं है आपके ऑथराइजेशन 2 डायरेक्टर करेंगे, यानी कि कंपनी के 2 डायरेक्टर अगर साइन कर देते हैं तो माना जाएगा कि कंपनी ने साइन किया है।
ये तब जब आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, क्योंकि हर कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं होती है। अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो ये दो डायरेक्टर नहीं चाहिए, एक ही डायरेक्टर चाहिए। अ डायरेक्टर मतलब एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी जो आपने अपॉइंट किया है। तो अगर सीएस है तो एक सीएस एक डायरेक्टर माना जाएगा, कंपनी ने साइन किया। सीएस नहीं है तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे तो माना जाएगा कंपनी ने साइन कर दिया। और कॉमन सील है तब तो ये देखने की जरूरत नहीं है, कॉमन सील लगाया मतलब कंपनी ने साइन कर दिया। सवाल आता है 1% कंपनी में क्या होगा? वो जो एक डायरेक्टर होता है कंपनी के अंदर, 1% कंपनी के अंदर, वो साइन करेगा तो माना जाएगा 1% कंपनी ने साइन कर दिया। ठीक है सर, याद रखेंगे इन सारी बातों को। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये जून 25 पे 7 मार्क्स का था, मॉडल क्वेश्चन पेपर में, जो आपके सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था वो वाला। रमेश है, रोहित है, मदन है, सारे ग्रेजुएट है फार्मेसी में। इन्होंने डिसाइड किया कि भैया स्टार्टअप बिजनेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का, रेयर मेडिसिन बनाएंगे कैंसर के लिए। रोहन बड़ा प्लान कर रहा है, वो पब्लिक से फाइनेंस लेना चाहता है थोड़े टाइम बाद। तो मदन ने उसको रिक्वेस्ट किया, मतलब मदन अपने अंकल को रिक्वेस्ट करता है जो NRI बेस्ड यूएसए में है, कि भाई इन्वेस्ट करे कंपनी में, बराबर है क्या? ठीक है, एग्री करके उसके अंकल। रमेश को ऐसा लगता है कि उसको सेक्शन 8 कंपनी बनानी चाहिए। एज द टारगेट इज नॉट टू मेक मनी, हमको एक मेडिसिन बनाना है, तो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिट उद्देश्य नहीं है, तो हमको सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहिए। मदन के अंकल चाहते हैं कि आप बताएं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है अगर वो एक पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी बनाते इंडिया में, और आपको ये सारे इश्यूज को एड्रेस करना है। अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर रमेश, रोहित, मदन 3 लोग हैं जिसपे रोहित बड़ा प्लान कर रहा है और पब्लिक से फाइनेंस लेना चाहता है, भैया पब्लिक से फाइनेंस तो आप तभी लोगे जब आप पब्लिक कंपनी बनाओगे। माना आपका बहुत ज्यादा उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट की तरफ नहीं, आपको एक मेडिसिन बनाना है, बट अगर आपको पब्लिक से फाइनेंस लेना है तो आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। पब्लिक कंपनी बनाओगे, पब्लिक से फाइनेंस लोगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी सेक्शन 8 कंपनी तो डिविडेंड दे ही नहीं सकती, प्रोहिबिटेड है। तो सेक्शन 8 कंपनी का तो दिमाग हटा दो ख्याल से, क्योंकि आपको अगर पब्लिक से फाइनेंस लेना है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कुछ प्रॉफिट। तो सेक्शन 8 कंपनी वाला तो ज्ञान गलत है। आगे बढ़ के लेते हैं। तो सबसे पहला, क्या एक्शन लेना चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल रोहित प्लान? कौन सी एंटिटी प्रेफर्ड होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? तो आइए एक एक करके समझते हैं। रोहित क्योंकि पब्लिक से फाइनेंस लेना चाहता है फ्यूचर में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेस्ट चॉइस होगी, लेकिन प्राइवेट पब्लिक से फाइनेंस नहीं ले सकती। अभी आप प्राइवेट से शुरू करो, पहले धंधा बनाओ, धंधा बनाने के बाद आप उसको पब्लिक में कन्वर्ट करके फिर आप पब्लिक से पैसे ले सकते हो। तो कहता देखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये अलाउ करती है लिमिटेड लाइबिलिटी, भाई हर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, ईज ऑफ मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी है ओनरशिप पे। हाउएवर इट कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लेकर पब्लिक में नहीं जा सकती, प्रोहिबिटेड है सेक्शन 2 क्लॉज 68 में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हाँ भाई आप पब्लिक के पास जा सकते हो, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए अच्छा होता है जब आप आईपीओ और एफपीओ से पब्लिक से पैसा उठाते हो। यहां पे स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो जाएंगे क्योंकि जब आप पब्लिक से पैसे लेने जाओगे सेबी लॉस भी आपको लग जाएंगे। तो रिकमेंडेशन क्या, आप शुरू करो प्राइवेट कंपनी से, बाद में आप कन्वर्ट कर लेना उसको पब्लिक कंपनी में आईपीओ लाने के लिए। ठीक है सर। क्या मदन के जो अंकल है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एन एनआरआई? बिल्कुल कर सकते हैं। एफडीआई रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना पड़ेगा, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो हमने फेमा में प्रोविजन पढ़े थे उनका ध्यान पे रखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि क्या ये आइडिया सेक्शन 8 कंपनी बनाना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, नॉट सुटेबल लिखा है। देखो क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है जो कॉमर्स, आर्ट, चैरिटी, एजुकेशन प्रमोट करना है। आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डिविडेंड। तो आप तो मैन्युफैक्चर कर रहे हो रेड मेडिसिन, आप इन्वेस्टमेंट भी लोगे, इन्वेस्टमेंट लोगे तो पब्लिक डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकती है। तो भाई आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी बनाओ जिसमें प्राइवेट में भी आप फंड रेज कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट करके, और जब आप पब्लिक कंपनी बनाओगे, जब कन्वर्ट करोगे तो आप पब्लिक से भी पैसा रेज करते हो। तो सेक्शन 8 कंपनी बनाना इस रेयर मेडिसिन कैंसर वाले के लिए यह सुटेबल आइडिया नहीं रहेगा। अब नोट मदन के अंकल के लिए, क्यों पूछ रहे थे क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है एक प्राइवेट कंपनी के। तो भाई एडवांटेज में लिमिटेड लाइबिलिटी, मैनेजमेंट इजी रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी ओनरशिप में क्योंकि आपस के लोगों की ओनरशिप रहेगी।
डिसएडवांटेज क्या है? पब्लिक से पैसा नहीं ले पाओगे, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते, और रिस्ट्रिक्शन होती है शेयर ट्रांसफर में। आई रिपीट, प्रोहिबिशन नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं बोल रहा है कि आप शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी का कर सकते हो, लेकिन उनको ही कर सकते हो जिनके बारे से आर्टिकल में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है, प्रोहिबिटेड ट्रांसफर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। कहता है भैया देखो, KFR लिमिटेड है, एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है सर। टोटल 230 मेंबर है इस पब्लिक कंपनी के अंदर। अब ये कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है। आपको डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर का। डायरेक्टर और उसके रिलेटिव 50 लोग हैं, एम्प्लॉइज 15, एक्स एम्प्लॉय 10 और 5 कपल है। तो 5 कपल यानी कि 1 2 3 4 5, तो हर कपल में 2 लोग, तो 10 हो गए। अदर 145 है। अब इनको कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा सेक्शन 2 क्लॉज 68 जो यहां पे लिखा हुआ है, भैया प्राइवेट कंपनी में हम जॉइंट शेयर होल्डर को 1 गिनते हैं। तो कपल 10 लोग हैं, तो जॉइंट है ना, एक एक करके, यानी कि 2 मियां बीवी, इनको 1 गिनेंगे, फिर मियां बीवी 1, फिर मियां बीवी 1, ऐसे 5 मियां बीवी है, तो ये 5 हो गए, बरोबर है क्या? पॉइंट ये है दोस्तों, सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है जॉइंट को अपन 1 गिनेंगे, प्रेजेंट इंप्लॉय और पास्ट इंप्लॉय को हम 0 गिनेंगे। तो भैया बी और सी वाले को तो छोड़ दो, यहां पे 5 गिनेंगे, अदर 145 है, तो 145 5 150 और ऊपर 50 हो गया 200। तो भैया प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 ही लोग होते हैं, तो यहां पे तो भैया पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट में कन्वर्ट होने जा रही है इसके भी 200 है। तो क्या इसको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करना पड़ेगा अपने आप को पब्लिक से प्राइवेट में डालने के लिए? नहीं सर, ऑलरेडी 200 ही है, एकदम कटोकटी में चल रहा है। अभी आप कन्वर्ट कर लो प्राइवेट कंपनी में, कोई रिडक्शन की जरूरत नहीं है। तो 268 में प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन दिया है, जॉइंट को 1 गिना जाएगा, यहां पे लिखा हुआ है, और कह रहा है देखो जो करंट इंप्लॉय है और जो पास्ट इंप्लॉय है, इन दोनों को आप गिनते ही नहीं हो इन द लिमिट ऑफ 200। तो इस केस पे ये KFR लिमिटेड अगर अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट करती है, कर सकती है, नंबर ऑफ मेंबर इसके 200 ही है, ये उसके कैलकुलेशन हो गए। तो बोले देखो नो नीड ऑफ रिडक्शन, कोई रिडक्शन की जरूरत नहीं क्योंकि एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ मेंबर 200 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये स्मॉल कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझ के लीजिएगा। आपको आपके जून 2026 वाले अटेम्प्ट में 4 करोड़ और 40 करोड़ की ही लिमिट है। अगर आप में से कोई इसको फर्दर अटेम्प्ट के लिए देख रहा है, यानी कि जून 26 के बाद के लिए देख रहा है, जो कि जिसके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है, ऐसा नहीं है हर अटेम्प्ट में आपका सिलेबस बदल जाता है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा या आपके लॉ बदल जाएंगे। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इसको मैं फलाने अटेम्प्ट के लिए देख सकता हूं क्या? भाई जब तक आपका लॉ में ऐसे ड्रास्टिक अमेंडमेंट ना आ जाए, आप इसको 5-6 अटेम्प्ट तक रगड़ते ही रहिएगा, बराबर है क्या? ये आपको काम आएगा। तो अगर आप इसको जून 26 के लिए देख रहे हैं तो स्मॉल कंपनी के लिए लिमिट आपको 4 करोड़ और 40 करोड़ की है। अब क्योंकि मैंने ये नोट्स अभी स्पेसिफिकली जून 26 वालों के लिए बनाया है तो मैंने 4 करोड़ और 40 करोड़ ही लिखा है, लेकिन अगर आप दिसंबर 26 या उसके बाद अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 10 करोड़ और 100 करोड़ वाली आपको लिमिट रहेगी। अभी मैं जून 26 वालों के हिसाब से बात करता हूं, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई है। कहता है भैया देखो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर, आराध्या कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, 24-25 पे इसका पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर कितना है भैया? 10 करोड़ और 105 करोड़ रिस्पेक्टिवली, 10 करोड़ और 105 करोड़, ठीक है सर। ये पेड अप शेयर कैपिटल है और टर्नओवर है, यहां पे देखो लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और टर्नओवर 105। डायरेक्टर जो है APCL के यानी कि ACPL के जो ऊपर कंपनी है वो कुछ फॉलो नहीं कर रहे हैं सम प्रोविजन, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो स्मॉल कंपनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी की जो डेफिनेशन दी है। अब कंपनी सेक्रेटरी आती है पूजा फैशन प्राइवेट लिमिटेड, एक दूसरी कंपनी आई, तो उसका कंपनी सेक्रेटरी जो पूजा फैशन प्राइवेट लिमिटेड का जो कंपनी सेक्रेटरी यानी कि पूजा या जो भी कंपनी सेक्रेटरी होगा, वो कहता है कि भैया ACPL इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। क्यों? क्योंकि ACPL तो होल्डिंग है हमारी, ये पूजा फैशन सब्सिडरी और ACPL होल्डिंग है। आपको पता होगा सेक्शन 2 क्लॉज 85 में होल्डिंग सब्सिडरी को बाहर रखा है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से। तो कहता है बताओ क्या ACPL को हम स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अच्छा पहली बात तो आप ये भी देखें, अगर मैं 4 करोड़ और 40 करोड़ का आपकी लिमिट अभी मानो भी, तो ये पहली बात तो ये दोनों को एक्सीड कर रहे हैं। चलो वो छोड़ो, अगर ये लिमिट के अंदर भी होते ना, अगर ये लिमिट के अंदर भी होते तो होल्डिंग सब्सिडरी को तो वैसे ही स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो भैया स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो चलो ठीक है ये प्राइवेट है।
पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं और टर्नओवर 40 से ज्यादा नहीं, बीच में क्या लिखा है, एंड। दोनों कंप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक कंप्लाई हो गया तो चलिए, एंड लिखा है, ठीक है सर, समझा। अब यहां पे अगर मैं 4 करोड़ और 40 करोड़ को ध्यान पे रखूं तो भैया पेड अप कैपिटल आपका 10 करोड़ का है, एक्सीड हो गया। चलो ये एक कारण है, मैं कहता हूं 10 करोड़ हो गया है, आप वैसे भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाते, भले आप प्राइवेट हो, मैं कहता हूं वो पेड अप कैपिटल लिमिट के अंदर रहता, 2 करोड़ रहता, 1 करोड़ रहता, तो भी तुम स्मॉल कंपनी नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि आप होल्डिंग कंपनी हो भाई साहब, पूजा फैशन के होल्डिंग सब्सिडरी को एक्सक्लूड किया है, सेक्शन 8 कंपनी को एक्सक्लूड किया है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी को एक्सक्लूड किया। तो देखो लिखा है, भले ही कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स आर सेटिस्फाइड। अच्छा, ये सेटिस्फाइड वाली बात को रहन देना, क्योंकि ये वाला जो प्रोविजन था ये 10 करोड़ और 100 करोड़ के हिसाब से पन्ने बना के लिया था, तो ये लाइन को आप काट दो, इसका भी कोई लेना देना नहीं है, बराबर है क्या? भले यहां पे, अच्छा, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, कहता है भाई मान लो, एक बार के लिए मान लो कि भाई ये 4 करोड़ 40 करोड़ के लिमिट के अंदर भी रहते, तो इवन इफ कैपिटल और टर्नओवर लिमिट्स आर सेटिस्फाइड, मान लो एक बार के अंदर ही रहता, उसके बावजूद भी आपका एक्सक्लूजन क्लॉज प्रिवेल ही तो करेगा, क्योंकि आप होल्डिंग सब्सिडरी हो। होल्डिंग सब्सिडरी हो, दोनों प्राइवेट हो, दोनों लिमिट के अंदर हो, बट हो तो होल्डिंग सब्सिडरी, तो आप नहीं कहलाओगे स्मॉल कंपनी, ठीक है सर। तो कहता है आराध्या कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड, आप इसको स्मॉल नहीं बोल सकते, कैपिटल और टर्नओवर एक्सीड कर रहा है प्रिस्क्राइब लिमिट को, और होल्डिंग कंपनी है तो एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल और टर्नओवर। कंक्लूजन यही रहेगा कि भाई आपको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, ये दोनों मिलके 40% रख रहे हैं, किसमें? MN लिमिटेड में। सेंट्रल गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है, दोनों मिलके 40% रख रहे हैं MN लिमिटेड में। एक कंपनी और है, लिखता है गवर्नमेंट कंपनी, वो 20% रख रही है MN लिमिटेड में। आपको बताना है क्या MN लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है क्या? अब गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन अगर पढ़े सेक्शन 2 क्लॉज 45 में, ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए, गवर्नमेंट कंपनी का नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का चाहिए। तो भैया गवर्नमेंट एक ये आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट और आ गई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट कंपनी का तो हम लेंगे ही नहीं, तो भैया गवर्नमेंट का तो 40% ही है, तो MN लिमिटेड आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाओगे, और हम ये 20% को तो इग्नोर ही करेंगे। अब कहता है PQ लिमिटेड है, PQ लिमिटेड बता रहा है क्वेश्चन में कि ये सब्सिडरी है, लेकिन होल्ली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है गवर्नमेंट कंपनी की, सब्सिडरी जरूर है गवर्नमेंट कंपनी की, लेकिन होल्ली ओन्ड नहीं है। अब सेक्शन 2 क्लॉज 45 में एक बात और आती है कि ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी यानी कि जिसपे 51% गवर्नमेंट का है, उसकी कोई सब्सिडरी भी होगी ना, उसको भी गवर्नमेंट बोलेंगे। तो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी है चाहे ना है, इससे लेना देना नहीं है। क्वेश्चन साहब बोल रहे हैं ना कि भैया सब्सिडरी है लेकिन होल्ली ओन्ड सब्सिडरी नहीं है, तो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी बोला भी नहीं है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। हम PQ लिमिटेड को तो गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे क्योंकि वो सब्सिडरी है गवर्नमेंट की, लेकिन MN को नहीं बोलेंगे। ये आपका प्रोविजन हो गया 51% वाला, ये यहां पे सारे कैलकुलेशन हो गए कि सिर्फ 40% है। PQ लिमिटेड क्योंकि सब्सिडरी है, भले होल्ली ओन्ड सब्सिडरी नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहां लिखा है देखो इंक्लूड्स अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। लॉ कहीं नहीं बोलता है कि सब्सिडरी को होल्ली ओन्ड सब्सिडरी होना चाहिए। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो MN लिमिटेड आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, PQ लिमिटेड आप एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे क्योंकि आप सब्सिडरी हो गवर्नमेंट कंपनी की, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं फटाफट। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स जानबूझ के डाला हुआ हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी कभी थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स पूछता है। ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जिसमें मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा सा, हालांकि ये वाला कंटेंट आपकी मॉड्यूल पे नहीं दिया, लेकिन जून 23 पे 4 मार्क्स का इसको पूछा था। आइए आपको बताता हूं कि क्या पूछ रहा है। फॉरेन कंपनी आप सब लोगों को पता है कि भैया बने इंडिया के बाहर है, ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। अब प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया का मतलब क्या? जहां से आप धंधा कर रहे हो। तो जब आप कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाला चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे मतलब आपके मॉड्यूल पे ये बात नहीं दी हुई है, एक्चुअल में बेयर एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर अगर उस कंपनी का जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, अगर उसका इंडिया में शेयर ट्रांसफर ऑफिस है। शेयर ट्रांसफर ऑफिस का मतलब अगर मेरे जैसा व्यक्ति उस बाहर वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे को उस शेयर को ट्रांसफर करना है इंडिया के ही किसी बंदे को, तो शेयर ट्रांसफर ऑफिस इंडिया में उनने अवेल करा के दिया हुआ है, मैं वहां जाके शेयर ट्रांसफर कर सकता हूं। अब वो एक सुविधा है बस कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, वो शेयर ट्रांसफर वहां से हो जाएगा। उसको भी कंपनीज एक्ट के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस बोला गया। अब ये शेयर ट्रांसफर ऑफिस
नाम का शब्द ही आपके सीएमए फाइनल के मॉड्यूल पे नहीं है, लेकिन ये जून 23 पे ये वाला क्वेश्चन था। कहता है देखो भाई बताना है आपको, क्या फॉलोइंग कंपनीज को फॉरेन कंपनी माना जाएगा? क्या कंपनी आउटसाइड इंडिया है लेकिन उसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यानी कि शेयर ट्रांसफर या शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में है, तो क्या फॉरेन कंपनी मानेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि अलग से यह बात बोली गई है कि भैया शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे। दूसरा, इंडियन सिटीजन है, सिंगापुर में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। भैया कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कुछ नहीं होला। इससे लेना देना नहीं कि इंडिया के लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं, इससे लेना देना है। तो पहली वाली कंपनी फॉरेन कंपनी कहलाएगी, दूसरी वाली नहीं कहलाएगी। तो देखो ये सेक्शन 2 क्लॉज 42 है कि भैया फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होगा, या तो खुद से, या तो एजेंट, या तो फिजिकली, या तो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस कर रहे हो इंडिया में। तो अगर आंसर की बात करें तो कहता है भैया शेयर ट्रांसफर ऑफिस जो है ना उसको प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाता है। बराबर है क्या? ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो इससे आप फॉरेन कंपनी नहीं कहलाते। देखो लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया डज नॉट बिकम अ फॉरेन कंपनी merely by having a place of business in India. It becomes a foreign company only if it carries a business in India. ठीक है सर। तो कहता है भाई देखो हमने पहले ही आपको बता दिया कि भैया उसको प्लेस ऑफ बिजनेस बोलते हैं शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को। हाँ, तो कंक्लूजन ये है कि आप बने भी बाहर हो और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, यानी कि शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो आपको फॉरेन कंपनी बोला जाएगा। ये सेकेंड वाले केस पे आप फॉरेन कंपनी नहीं हो, इससे कोई लेना देना नहीं कि इंडियन सिटीजन ने फॉरेन कंट्री में कंपनी बनाई है, ये इममटेरियल है। हमको ये देखना है कि बनी बाहर है तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है क्या? प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं था, तो ये सिंगापुर में जो कंपनी बनाई है इंडियन सिटीजन ने वो फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कहता है भैया गौतम है सर, कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है सर, वो 1% कंपनी बनाए, अच्छी बात है। उसने अपॉइंट किया अपने ब्रदर को रोहित को एज अ नॉमिनी, रोहित को अपॉइंट किया कैसा? एज अ नॉमिनी की रोहित जी आप हमारी कंपनी के नॉमिनी। तो गौतम है, रोहित को नॉमिनी बनाए, दोनों के दोनों गौतम और रोहित इंडियन सिटीजन है। 12/12/2024 को रोहित इंडिया परमानेंटली छोड़कर चले जाता है, दुबई चले जाता है और अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर लेता है नॉमिनी से। आपको बताना है अब गौतम को क्या एक्शन लेना है। जैसे ही उसको विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन का नोटिस मिला, किसके द्वारा? रोहित के द्वारा। तो गौतम को क्या करना पड़ेगा? दूसरा, गौतम चाहता है कि मैं अपने छोटे बेटे अभिजीत को क्या बना दूं? नॉमिनी बना दूं। तो क्या गौतम अभिजीत को नॉमिनी बना सकता है? ठीक है, आपको एग्जामिन करना है और करेक्ट आंसर बताना है। फिर कहता है अगर गौतम फेल हो जाता है नए नॉमिनी को अपॉइंट करने से तो पेनल्टी क्या लगेगी, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा? दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का सवाल, इससे इजी सवाल आपको नहीं मिल सकता ओपीसी के ऊपर। आइए बात को ध्यान से समझ रहे। कहता है भैया रोहित है अपनी कंसेंट विड्रॉ किया है एज अ नॉमिनी, अच्छी बात है। क्या वो कर सकता है? कर सकता है। ये प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कि आपने जिसको नॉमिनी बनाया वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। अब कहता है भाई देखो जैसे ही रोहित अपनी कंसेंट विड्रॉ करता है गौतम को नॉमिनेट करना पड़ेगा अनदर पर्सन एज अ नॉमिनी। कितने समय में करेगा गौतम? जैसे ही रोहित से नोटिस मिला कि भाई मैं नॉमिनेशन से हट रहा हूं, वहां से 15 दिन के अंदर गौतम को नया नॉमिनी अपॉइंट करना है और नया नॉमिनी अपॉइंट करके ओपीसी को बताना है। ओपीसी को बताना है कि भैया हमने नया नॉमिनी अपॉइंट किया है, और ओपीसी को आरओसी को बताना पड़ेगा। यानी कि सोल मेंबर नया नॉमिनी अपॉइंट करके किसको बताएगा? सोल मेंबर नया नॉमिनी अपॉइंट करके 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट करना है। किसको? सोल मेंबर को। कहां से? जब से विड्रॉल का नोटिस आए वहां से 15 दिन में नया नॉमिनी अपॉइंट करके सोल मेंबर ओपीसी को बताएगा, ओपीसी आरओसी को बताएगी। बराबर है क्या? कौन से फॉर्म में बताती है? आईएनसी फॉर्म में बताती है। तो सर 15 दिन किसको मिल गया? सोल मेंबर को। ओपीसी को कितना दिन मिलता है? 30 दिन। अब दोनों को बात को ध्यान से समझना, मैं चाहे 15 दिन गिनूं, ये भी नोटिस से 15 दिन है, और ओपीसी जो आरओसी को बताएगी ये भी विथड्रॉल के नोटिस से 30 दिन है। यानी कि सर छोटा छोटा अगर मोटा मोटा मैं ये बोलूं, सर स्टार्टिंग के 15 दिन किसके लिए है? सोल मेंबर के लिए कि वो नया नॉमिनी अपॉइंट करके ओपीसी को बता दे, और अगले 15 दिन किसके लिए है? ओपीसी के लिए है जो आरओसी को बता दे। यानी कि सर इन 30 दिन के अंदर पूरा कार्यक्रम हो जाना चाहिए।
15 दिन के अंदर नया नॉमिनी अपॉइंट होके सोल मेंबर ओपीसी को बता देगा, अगले 15 दिन में ओपीसी किसको बता देगी, आरओसी को बता देगी। और जब ओपीसी आरओसी को बताएगी वो बताएगी INC 4 पे। समझा सर? प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा वो नए वाले नॉमिनी का, और फिर वो ओपीसी आरओसी को बता देगी। अब कहते हैं माइनर को अपॉइंट कर सकते क्या? नहीं भाई साहब, माइनर ना तो सोल मेंबर बन सकता ओपीसी का, ना तो वो नॉमिनी बन सकता, तो आप अभिजीत को तो नहीं बना सकते। फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करूं तो कहता है ओपीसी और कोई भी जो ऑफिसर है, एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, उसको फाइन लगेगा मैक्सिमम 5,000, और जितने दिन का आप डिले करोगे 500 रुपए हर दिन का लगेगा। जितने दिन का डिले मतलब 15 दिन में नॉमिनी अपॉइंट करना है, आपने 16, 17, 18, 19, 20, जितना डिले चलते रहेगा 500 रुपए हर दिन का। 30 दिन में आरओसी को बताना, नहीं बताया, जितना डिले करोगे उतना आपको 500 रुपए हर दिन का लगते जाएगा जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। बड़ा इत्तेफाक की बात है, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन नंबर 8 के ही ऊपर बेस्ड है, दोनों 8 के अंदर आ गए। कहता है भैया देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, अच्छी बात है भैया, ये एक क्लब बना रहे हैं जिसका नाम है बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब। बडिंग पायलट्स फ्लाइंग क्लब, यहां पे ये क्लासरूम के अंदर टीचिंग देंगे कि भैया एयरक्राफ्ट को फ्लाई कैसे किया जाता है, ट्रेनी पायलट्स को ट्रेन करने वाले हैं। और डिसाइड किया है कि कंपनी चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाएगी 10 साल के लिए, और 10 साल के बाद इस क्लब को डिसॉल्व किया जाएगा। सरप्लस मैंने कि लाइबिलिटी पे करने के बाद अगर कोई सरप्लस आएगा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में मेंबर। बड़े गजब लोग हो जी। सेक्शन 8 कंपनी बड़ा क्लियर बोलती है कि भाई देखो जब वाइंडिंग अप होगा लाइबिलिटी पे हो जाएगी, उसके बाद अगर सरप्लस बच जाता है तो आपको सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी को वो सरप्लस दे देना है, मेंबर आपस में नहीं बांटेंगे। और मान लो सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी नहीं है तो आईबीसी फंड के अंदर आपको वो पैसे को डालना है। आप ये बोल रहे हो वाइंडिंग अप के बाद जो पैसा अगर बच गया मेंबर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन है। आपको बताना है कि क्या ये प्रपोजल फिजिबल है। भाई फिजिबल है, सिर्फ एक चीज आपकी गलत है कि आप जब उसको वाइंड अप करोगे ना तो आप सरप्लस मत बांटना, बाकी तो आपकी सारी चीजें अच्छी है। अगर वो वाला एलिमेंट हटा दे तो फिजिबल है, लेकिन क्योंकि आपके क्वेश्चन में वो एलिमेंट प्रेजेंट है आपका ये प्लान फिजिबल नहीं है। तो कहता है सेक्शन 8(1) के हिसाब से अगर ये प्रूव हो जाता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भैया कुछ पर्सन मिलके, जैसे यहां पे ऊपर लिखा हुआ है देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये कुछ लोग मिलके इनका ऑब्जेक्ट है भैया आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स या आप रिलीजन या सोशल वेलफेयर, इनको प्रमोट करना चाहते हो और आपका इंटेंशन ये है कि आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे इस ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाओगे, तो आप तो अपने सरप्लस को बांट लोगे बोल रहे हो लास्ट में, और डिविडेंड को प्रोहिबिट करोगे। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ये 3 बातों को संतुष्ट करवा देता है सीजी को, तो सीजी इनको लाइसेंस देके अलाउ करवाती है कि जाइए ये लाइसेंस लेके आरओसी के पास जाइए और आरओसी आपको एक चैरिटेबल कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर कर देगा। अच्छी बात है, यहां तक की चीजें समझ में आई। अब कहता है भाई देखो यहां तक तो चीजें ठीक है, ये जो आपने लास्ट में किया ना ये वाला, यहां पे रिस्ट्रिक्शन है भाई कि आप अपने प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाओगे, बाकी सारी चीजें अच्छी है। और जो सरप्लस बचता है वो आपको या तो सिमिलर सेक्शन 8 कंपनी में देना होता है या तो आईबीसी फंड में डालना होता है। ये बात लिखी हुई है सेक्शन 8 के अंदर, इसीलिए आपका जो प्रपोजल है वो फिजिबल नहीं है क्योंकि आप गलत गलत बातें कर रहे हैं। ठीक है सर, समझा। फिर स्टेट क्रिकेट क्लब है, इसको फॉर्म किया गया एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये प्रमोट कर रही है क्रिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फ्रेंडली मैचेस करवाती है। क्लब के पास सरप्लस आया, अच्छी बात है। क्लब ने क्या किया, अपने अफेयर्स को थोड़ा फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट किया। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। अब भैया क्रिकेट क्लब है, कोच होते होंगे, सैलरी देना पड़ता होगा कोच लोगों को, सैलरी जानबूझ के ज्यादा दे देते हैं, जानबूझ के सैलरी ज्यादा देते ताकि बाद में कैश निकाल के आपस में बांट ले। इसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट करना। और साथ साथ में डिविडेंड बांट रहे हैं मेंबर्स को। अरे डिविडेंड तो प्रोहिबिटेड है। अब मिस्टर कूल करके एक मेंबर है, वो कंप्लेन कर देता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को कि भैया देखो ये लोग डिविडेंड भी बांट रहे हैं और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी कर रहे हैं, क्या इनका लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है? जो लाइसेंस दे के इनको अलाउ किया गया था कि आप चैरिटेबल कंपनी बन जाओ, क्या रिवोक हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई इस कारण से आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, बताइए क्यों ना कैंसिल करें। बिल्कुल इस ग्राउंड में कैंसिल हो सकता है। ग्राउंड ये है
कि आप सेक्शन 8 के प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं। एक तो आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है, दूसरा फ्रॉडुलेंटली आप अपने बिजनेस को चला रहे हैं। क्या इनकी वाइंडिंग अप भी किया जा सकता है? हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में इसको वाइंड अप करना ही जरूरी है, कर सकती है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। कहता है बताओ ये स्टेट क्रिकेट क्लब को एक कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड में मर्ज कर दे क्या? ये कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड एक नेटवर्किंग कंपनी है, क्या इस पे मर्ज कर सकते हैं क्या? तो अब बात आती है कि मर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कहता है भाई देखो बात को ध्यान से सुनो, आपको अगर इसको मर्ज करना है मैसेस कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड में, तो कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड भी एक सिमिलर कंपनी होनी चाहिए। ये है भाई साहब क्लब, क्रिकेट क्लब, वो है एक नेटवर्किंग कंपनी, है कोई सिमिलैरिटी? अगर ऐसा होता ना कि स्टेट क्रिकेट क्लब है और मान लो एक कबड्डी क्लब होता, तो कबड्डी क्लब वो भी सेक्शन 8 है, स्टेट क्रिकेट क्लब ये भी सेक्शन 8 है, और दोनों स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, तो संभावनाएं हैं कि आप उसमें मर्ज कर सकते हो। इसको वाइंड अप करने की जगह आप वहां पे मर्ज ही कर दो, बराबर। लेकिन आप एक नेटवर्किंग कंपनी के साथ इसको मर्ज नहीं कर सकते। तो एक एक करके लाइसेंस रिवोक होगा, वाइंडिंग अप होगा, हो सकता है, मर्ज इसके साथ हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो नीचे आएंगे सबसे पहले, तो कहता है भैया देखो लाइसेंस अगर रिवोक हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा, तो हाँ हो सकता है। लेकिन दोनों कंपनी के ऑब्जेक्ट, एक नेटवर्क कंपनी और एक क्रिकेट क्लब, इनके ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, आप इनको मर्ज नहीं कर सकते। और क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप फ्रॉडुलेंटली काम कर रहे हो और डिविडेंड पे कर रहे हो, इसलिए आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। ठीक है सर। क्वेश्चन 10 में चलते हैं फटाफट। कहता है भाई देखो, वन ऑफ द मैटर्स कंटेंट इन द आर्टिकल ऑफ धीमान फाउंडेशन, अगेन सेक्शन 8 कंपनी, धीमान फाउंडेशन, फाउंडेशन, क्लब, चैम्बर, ये सारे वर्ड जब यूज हो रहे हैं मतलब कंपनी कौन सी कंपनी है? सेक्शन 8 कंपनी है। तो एक मैटर था आर्टिकल में धीमान फाउंडेशन के, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई अंडर सेक्शन 8, उसको आपने अल्टर कर लिया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटीमेट कर रहे हो कि भैया हमने ये अल्टर किया है। धीमान फाउंडेशन का एक मेंबर है जिसका नाम क्या है? ध्वज एंड कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म है। इसने ऑब्जेक्ट किया कि आपने सही तरीके से अल्ट्रेशन नहीं किया है। आपको एडवाइस करना है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पहला कि क्या ध्वज एंड कंपनी वैलिड ऑब्जेक्शन ले रही है, और क्या ध्वज एंड कंपनी जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो एक कंपनी की मेंबर बन सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 8 कंपनी के केस पे एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, इन सब में सेक्शन 8 का मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, यहां पे पार्टनरशिप फर्म मेंबरशिप नहीं ले सकती। पार्टनरशिप फर्म को अपने नाम से मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में अलाउ किया है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में अलाउ किया, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में अलाउ नहीं किया। तो क्या ध्वज एंड कंपनी बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है? हां। लेकिन क्या किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का बन सकता है? नहीं। अब दूसरी बात, क्या ऑब्जेक्शन वैलिड है? ऑब्जेक्शन वैलिड है। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी का अगर मेमोरेंडम अल्टर करना होता है तो आरडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, रीजनल डायरेक्टर की। सेक्शन 8 कंपनी के अगर आर्टिकल को अल्टर करना होता है तो आरओसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब यहां पे इन्होंने आरओसी की अप्रूवल नहीं ली, पहले एसआर पास किया, अल्टर कर लिया, और बाद में आरओसी को बता रहे हैं। तो मुद्दा पहला कि क्या सही तरीके से उन्होंने अल्टर किया? नहीं, तो ध्वज एंड कंपनी का ऑब्जेक्शन वैलिड है। दूसरा, क्या ध्वज एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर बन सकता है? बिल्कुल हाँ। तो कहता है देखो फर्म मेंबर हो सकता है, और यहां पे आपने बस इंटीमेट कर दिया आरओसी को, जबकि पहले पूछना था। ऐसा नहीं है कि आप एसआर पास कर लो और बाद में बता दो, भाई आपको पहले आरओसी से पूछना है, उसके बाद एसआर पास करना है। तो देखो लिखा है, इट इज नेसेसरी टू टेक प्रीवियस अप्रूवल। प्रीवियस अप्रूवल लेना है आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का, जो आपने इस केस पे नहीं किया। इसके लिए भाई साहब आप मेंबर तो बन सकते हैं, ये बात तो क्लियर है, लेकिन आप का ऑब्जेक्शन वैलिड है कि आपने आर्टिकल को आरओसी के बिना अप्रूवल के अल्टर किया है, वहां पे सेक्शन 8 कंपनी गलत है। अगेन ओपीसी के ऊपर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। राजा है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ सक्सेसफुली एक ट्रेडिंग बिजनेस चला रहा है। कैपेबल है राजा कि भैया नया नया बिजनेस बनाने के लिए। तो राजा ने क्या किया, एक 1 पर्सन कंपनी बनाई,
और किंग उसका जो भाई है, यानी कि खुद राजा है और किंग उसका जो भाई है, उसको नॉमिनी बनाया। 4 मई 2020 किंग ने अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर ली, जो वो कर सकता है। कैन ही डू सो? हाँ, कर सकता है, ठीक है। अब राजा ये 3 ऑप्शंस देख रहा है, क्या इन तीनों में से, यानी कि इन तीनों में वो किसको किसको नॉमिनी बना सकता है। तो पहला मिस्टर श्याम है, जो राजा का सन है, 15 साल का है, नॉमिनी हो गया, नहीं बना सकते। देवकी है, इंडियन सिटीजन है, सिस्टर है राजा की, दुबई में रहती है, बराबर है क्या, और कभी कभी इंडिया आती है। अब कहता है कि वो इंडिया में रही थी 2 जनवरी 19 से लेकर 16 अगस्त 19 तक, उसके बाद दुबई चले गई, उसके बाद कभी आई ही नहीं। भाई आप सबको पता है 1% कंपनी का मेंबर हो चाहे नॉमिनी हो, उसका नेचुरल ओनर इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। वो रेसिडेंट है कि नहीं है ये ऑप्शनल है। तो हमको देवकी से कोई लेना देना नहीं कि वो दुबई चले गई बाद में आई नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है भाई साहब। नेचुरल है, हाँ, इंडियन सिटीजन है, हाँ, बात खत्म हो गई। क्या देवकी को बना सकते? बिल्कुल बना सकते, भले वो रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। अशोक एक इंडियन सिटीजन है इंडिया में, जो कि प्रेजेंटली एक 1% कंपनी का मेंबर है। हाँ, तो किसी 1% कंपनी के मेंबर हो ना, नॉमिनी तो नहीं हो ना, हमको तो नॉमिनी बनाना है। अगर अशोक किसी 1% कंपनी का नॉमिनी होता तो हम राजा वाली कंपनी में उसको नॉमिनी नहीं बना सकते थे, लेकिन वो 1% कंपनी, जो दूसरी 1% कंपनी है, वो वहां पे मेंबर है, ना कि नॉमिनी। और एक पर्सन एक बार में एक ओपीसी में मेंबरशिप और दूसरी ओपीसी में नॉमिनेशन रख सकता है। तो ठीक है, तुम अपनी ओपीसी में मेंबरशिप रखे हो, हमारी ओपीसी में नॉमिनेशन रख लो। तो अशोक को भी बनाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ श्याम को नहीं बनाया जा सकता। सेम चीजें यहां पे लिखी रहेगी प्रोविजंस के साथ। तो कंक्लूजन में है, देखो कि जो श्याम है वो नहीं बन सकता, देवकी जो है वो बन सकती। देखो मैंने लिखा है कि भैया रेसिडेंट हो चाहे अदरवाइज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देवकी बन सकती है। अशोक भी बन सकता है, जो कि मेंबर है किसी दूसरी ओपीसी में, नॉमिनी नहीं किसी दूसरी ओपीसी में, तो आप उसको बना सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चलता हूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है 12, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। कहता है भाई देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस आपने चेंज किया है, आपको बताना है कि वैलिडली आपने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है कि नहीं। पहला, रजिस्टर्ड ऑफिस थाने में, जो कि लोकल लिमिट ऑफ थाने डिस्ट्रिक्ट आता था, आपने दादर पे शिफ्ट कर दिया, वो भी मुंबई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दोनों के दोनों प्लेस, यानी कि थाने से आपका दादर कौन से जुरिस्डिक्शन में है? रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई, यानी कि विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई। दोनों के दोनों एरिया, दादर हो चाहे थाने हो, मुंबई आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, यानी कि मुंबई आरओसी उन दोनों को रेगुलेट करता है। आपने एसआर पास किया लेकिन आरडी की अप्रूवल नहीं ली। भाई देखो, अगर आप आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, सेक्शन 12 के हिसाब से एसआर पास करके आप इसको चेंज कर सकते हो। लेकिन आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज जब आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, यानी कि जब जा रहे हो, और इसकी वजह से आपका आरओसी का जुरिस्डिक्शन अगर बदल रहा है, तो आरडी का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि क्या, मुंबई की कंपनी पुणे आ गई रजिस्टर्ड ऑफिस लेके, तो भैया पुणे तो पुणे आरओसी के द्वारा गवर्न होता है, और मुंबई मुंबई आरओसी के, जबकि है दोनों सेम स्टेट के अंदर, स्टेट सेम है, लेकिन सिटी बदलने की वजह से आरओसी बदल रहा है, तो आरडी की अप्रूवल लगती है। आपका तो ये दोनों के दोनों मुंबई आरओसी के अंदर आ रहा है, यहां पे सिर्फ एसआर पास करके काम चल जाता है, यहां पे आपको आरडी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो पहला वाला तो बिल्कुल वैलिड है कि आपने एसआर पास करके कर दिया। मैं दूसरे में चलता हूं। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे? मुंबई में, ठीक है सर, मुंबई आरओसी के पास। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो पुणे में है, पुणे आरओसी के पास। अब पहले तो मैं आपको बता दूं, कॉर्पोरेट ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों अलग होते हैं, बट कई बार इसको सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस बोला तो उसी को रजिस्टर्ड ऑफिस मान लेते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस बोला तो उसी को कॉर्पोरेट ऑफिस मान लेते हैं, दोनों अलग अलग है। तो कहता है भाई देखो, ए लिमिटेड सोच रहा है कि भैया मैं अपना कॉर्पोरेट ऑफिस जो है पुणे से मुंबई ले जाता हूं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। तो अब क्योंकि आपको पता है कि भैया कॉर्पोरेट ऑफिस लेके जा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस लेके नहीं जा रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन से हो सकता है, लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकली जैसे हम सब मान लेते हैं कि भैया कॉर्पोरेट ऑफिस बोल रहा है तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस ही रहेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस मान रहे हो और आप उसको पुणे से मुंबई लेकर जा रहे हो, यहां पे आपको आरडी का अप्रूवल लगेगा कब? अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मानते हो तो, तब बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, तब आपको आरडी का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस मानते हो तो। मैंने अजम्पशन के साथ आंसर दिया हुआ है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है?
आपकी किसी सर्टेन प्लेस सिटी में था, आपने उसको शिफ्ट कर दिया अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द सेम सिटी, यानी कि सेम सिटी, सेम टाउन, सेम विलेज के अंदर। मैं ऑफिस नंबर अभी 88 में हूं, मैं 89 में चले गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके चलेगा। तो बोले विद इन द सिटी टाउन विलेज, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से चलता है। आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज एसआर लगता है। आउटसाइड जा रहे हो लेकिन आरओसी बदल रहा है, आरडी की भी अप्रूवल लगती है। तीनों केस आपका हो गया, समझा सर? तो अगर आप थाने से कहां जा रहे हो, दादर जा रहे हो, आरडी का कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, वैलिड है। अगर आप पुणे से मुंबई जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन वैलिड है। लेकिन नोट डाला है, अजम्पशन डाला है कि अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस मान रहे हो तो भैया सिर्फ यहां पे आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से काम नहीं चलेगा, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी रीजनल डायरेक्टर से एप्लीकेशन करके। तो ये अजम्पशन वाला आंसर हो गया, ठीक है सर। फिर आता है सेम सिटी में शिफ्ट कर रहे हो, बिल्कुल बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? विंटेज सिक्योरिटीज है, मैन्युफैक्चरर है सीसीटीवी कैमरास की। बहुत अच्छी बात है सर, विंटेज सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरा के मैन्युफैक्चरर है, ओके। इन्होंने रेस किया कितना? 100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 100 करोड़ इन्होंने रेस किया है पब्लिक इशू करके, ठीक है। फॉर स्टार्टिंग 1 मोर यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है सर, अच्छी बात है। यूटिलाइज कर लिया 10 करोड़। फिर रियलाइज हो रहा है कि भैया अब एग्जिस्टिंग बिजनेस में सीसीटीवी कैमरे में कोई दम नहीं रह गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी है और चाइना वाला जो है वो सीसीटीवी कैमरा अब यहां पे एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया के लोग वही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इनको सीसीटीवी कैमरे वाले बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। 10 करोड़ ही इन्वेस्ट किया था, 90 करोड़ अभी और बचे हुए, तो ये 90 करोड़ को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में लगाना चाहते हैं, नए ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं। तो बताइए क्या कंपनीज एक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना अलाउ करता है क्या? और अगर अलाउ करता है तो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट हो सकती है? तो आपको बताना चाहता हूं, सेक्शन नंबर 13 जो है कंपनीज एक्ट का, वो कहता है अगर कंपनी ने पब्लिक से पैसे रेस किए हैं और वो पैसे अभी भी अनयूटिलाइज्ड हैं, 100 करोड़ में 10 करोड़ किया, 90 करोड़ तो अनयूटिलाइज्ड है, आप चेंज कर सकते हो। आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त, पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, साथ साथ में इस रेजोल्यूशन की डिटेल आपको 2 न्यूज़पेपर में देनी है, एक इंग्लिश में और एक वर्नाकुलर में, कि आप क्यों इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो। ये इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन होना चाहिए। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे है ना, उस सिटी पर सर्कुलेट होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट है तो वहां पे भी जस्टिफिकेशन देना है आपको। ये चाइना वाली बात आपको बतानी है, ठीक। ये हो गया। अब जो लोग एसआर पास नहीं कर रहे हैं, डिसेंटिंग है, 25% होंगे, 75% वाले पास कर दिए, 25% ऐसे होंगे जो डिसेंटिंग है, आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे कि भाई आप एग्जिट कर लो। तो प्रमोटर यानी कि जो हैवी शेयर होल्डर होते हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है, वो बड़े शेयर होल्डर एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे डिसेंटिंग वाले को। अच्छी बात है। आप ये कॉपी किसके पास फाइल करोगे? आरओसी के पास फाइल करोगे रेजोल्यूशन की कॉपी, की भैया हमने अपना ऑब्जेक्ट को चेंज किया है। आरओसी आपके चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करेगा। जब तक आरओसी आपको रजिस्टर करके सर्टिफिकेट नहीं दे देता, तब तक आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज नहीं माना जाएगा। माना आपने एसआर पास कर दिया, माना आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया, माना आपने अपने वेबसाइट में दे दिया, माना आपने डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन मैं कह रहा हूं माना आपने आरओसी को भी इंटीमेट कर दिया, लेकिन आरओसी ने अभी तक आपके ऑब्जेक्ट के चेंज को रजिस्टर करके आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया है। जब तक ये आरओसी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आपके ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं माना जाएगा। सर्टिफिकेट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लुकिंग एट द प्रोविजन, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको ऊपर दिए गए रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा। आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में पैसे लगा सकते हो, बचे हुए 90 करोड़, प्रोवाइडेड आप सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कहता है देखो, पारस है, हाँ सर पारस है, ये डील कर रहा है कंपनी से उस मैनर में जो कि इनकम्पेटेबल है विथ सम ऑफ द आर्टिकल मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा, आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल पे फ्रेम करके बताता हूं। मान लीजिए कंपनी के आर्टिकल पे लिखा हुआ है कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो अगर लोन लेना चाहते हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो वो 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 50 लाख के ऊपर का अगर लोन लेना है तो कंपनी के डायरेक्टर को शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा
पारस मान लो कंपनी के वो लोन दे रहा है, डायरेक्टर लोन ले रहे हैं उससे और 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं। भैया 1 करोड़ का तो पावर ही नहीं डायरेक्टर के पास, क्योंकि 50 लाख की रिस्ट्रिक्शन है अपने पास आर्टिकल में। तो क्या होगा? तो अब ये जून 24 में 7 मार्क्स का सवाल, इससे इजी सवाल नहीं आ सकता। आपने 399 पढ़ा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? जो भी आउटसाइडर है, जो कंपनी से डील कर रहा है, माना जाएगा वो आउटसाइडर कंपनी के एमओए को पढ़ा है और समझा है, आर्टिकल को पढ़ा है और समझा है, और समझा भी कैसे है? सही तरीके से समझा है। वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, उसने एक्चुअली पढ़ा हो आर्टिकल को, मेमोरेंडम को, चाहे ना हो, ये अज्यूम करके चला जाता है कि अगर तुम कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आरओसी को दिए गए जितने डॉक्यूमेंट है तुमने सबको पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसके बाद कंपनी से डील कर रहे हो। तो कहता है भैया देखो, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है एक बार रजिस्टर्ड हो गए आरओसी के पास तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। जो भी कंपनी से डील करता है मान के चलते हैं उसको एमओए और एओए में लिखी हुई बातों का सबकी जानकारी, भले तू पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। अब आप कोई ट्रांजैक्शन में इंटर कर रहे हो जो एओए के बाहर है, तो ये आप खुद के रिस्क में कर रहे हो, कंपनी इसके लिए जिम्मेवार नहीं रहेगी। कल को कंपनी के शेयर होल्डर्स बोल देते हैं कि भाई सिर्फ 50 लाख ही वापस किया जाएगा पारस को, तो पारस ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं पता था आर्टिकल पे क्या लिखा हुआ है। वो पारस का 50 लाख रुपए बेड डेट हो सकता है, वो अपने ही रिस्क में सारे काम कर रहा है। तो कहता है ये जो डॉक्ट्राइन है ये आउटसाइडर के अगेंस्ट काम करता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है कैन नॉट इवेड लाइबिलिटी बाय क्लेमिंग इग्नोरेंस ऑफ द। अच्छा, और एक बात आपको बताना चाहता हूं, देखो लिखा हुआ है दिस डॉक्ट्राइन अप्लाइज ओनली अगेंस्ट आउटसाइडर, बराबर, कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को एओए के बारे से नहीं पता था। ये आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब इसी के ऊपर आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इंडोर मैनेजमेंट कब लगता है और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां तक की बात तो समझ में आ गई कि बाहर वाला ये नहीं बोल सकता कि भैया मेरे को नहीं पता आपके एओए में क्या लिखा था, हम तो मान के चल रहे आपको पता था। अब आता है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट ऐसा होता है कि भैया ये कहता है, ये एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। क्या एक्सेप्शन है? एग्जांपल के तौर पे अगर अपन बात करते हैं कि भाई मान लो उस पे लिखा था कि शेयर होल्डर से पूछना है, और शेयर होल्डर से पूछना है कैसे? ओआर पास करके, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। अब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जो है ये कंपनी के द्वारा आरओसी को नहीं दिया जाता, एसआर दिया जाता है। तो मान लो पारस ऐसा बोलता है कि हाँ ठीक है मेरे को पता था आर्टिकल में 50 लाख तक का पावर दिया डायरेक्टर को, मैं 1 करोड़ दे रहा हूं, बट रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ ये मेरे को थोड़ी पता रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो आरओसी के पास रजिस्टर ही नहीं होता। अगर मान लो एसआर लिखा होता तो एसआर आरओसी के पास रजिस्टर होता है, मैं वहां से वो फिर भी देख सकता था, बट मैं ओआर तो नहीं देख सकता था। ये तो कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है, ये तो कंपनी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि भैया रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ ये मैं घुस घुस के देखूंगा क्या? जैसे आपने अज्यूम किया कि मैं एमओए और एओए को अच्छे से पढ़कर आऊंगा, वैसे ही मैं भी अज्यूम कर रहा हूं कि आपने भी अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कर लिया होगा। तो आपके इंटरनल इर्रेगुलरिटी की वजह से मैं जिम्मेवार नहीं रहूंगा, मेरे को मेरा पूरा 1 करोड़ चाहिए। मैं भी अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ओआर पास किया था, ये एक्सेप्शन है। तो कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड इन रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुर्कान, ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को। ये केस लॉ का नाम है जिसपे ये इंडोर मैनेजमेंट वाला रूल आया था। ये आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है जब वो कंपनी के साथ गुड फेथ में डील करता है, ये मानते हुए समझते हुए पॉजिटिव होप के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि हाँ भैया कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर लिया होगा। तो इंटरनल कंपनी का प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो हुआ है वो आप अज्यूम कर सकते हो। आउटसाइडर को अलाउ करता है कि आप रिलाय करो कि कंपनी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिना टू रिलाई ऑन द कंपनीज रिप्रेजेंटेशन विदाउट वेरीफाइंग कंप्लायंस। मान लो डायरेक्टर ने बोल दिया है कि हाँ रेजोल्यूशन तो पास हो जाएगा करके, तो आप मान लेना रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, आपको वेरीफाई नहीं करना है कि पास हुआ है कि नहीं हुआ है। अब इंडोर मैनेजमेंट के भी एक्सेप्शन है, बात को बिल्कुल ध्यान से सुने, यानी कि कब आउटसाइडर इंडोर मैनेजमेंट का एडवांटेज नहीं ले सकता है। तो कहता है भाई देखो आउटसाइडर को खुद ही पता था ये इर्रेगुलर है, यानी कि आउटसाइडर को पता था कि ओआर कुछ पास नहीं हो रहा है, ये डायरेक्टर अपने ही दम में ले रहा है, ये बात की जानकारी थी आउटसाइडर को, तब आप इंडोर मैनेजमेंट क्लेम नहीं कर सकते। सस्पिशियस दिख रहा है, कंपनी के डायरेक्टर कंपनी की एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। अरे भैया कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे तो कोई पावर ऑफ अटर्नी है क्या? आर्टिकल में पावर है क्या? ऐसे तो मैं ताजमहल बेच दूंगा, ले लोगे आप मेरे से?
भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पावर ऑफ अटर्नी लगता, तो यानी कि आपको ऐसी परिस्थिति दिखी जिसमें आपको डाउट आना चाहिए था, सस्पिशियस थी वो, दाल पे कुछ काला है, आपने वेरीफाई ही नहीं किया। ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली आउटसाइड द कंपनीज पावर, कंपनी एजुकेशन वाली है, आपसे लोन ले रही है रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, टाउनशिप बनाने के लिए। अरे मेमोरेंडम तो पढ़ ले भाई कि कंपनी के ऑब्जेक्ट में अलाउ है कि नहीं है, नहीं लगेगा इंडोर मैनेजमेंट जब कंपनी के ऑब्जेक्ट के ही बाहर है, सस्पिशियस है, तेरे को नॉलेज है। फॉर्जरी, ये याद रखना, अभी अगला वाला फॉर्जरी के ही ऊपर है, फॉर्जरी के ऊपर नहीं लगता इंडोर मैनेजमेंट। कंप्लीट फ्रॉड, फर्जी सिग्नेचर जब आप करते हो, फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हो, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसके ऊपर इंडोर मैनेजमेंट नहीं लगता। बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्जरी का एग्जांपल क्या, क्वेश्चन नंबर 15 में ही है। और ऐसा एक्ट जहां पे आपको पब्लिक लॉ का कंप्लायंस रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड, आप वो प्रिज्यूम नहीं कर सकते इंडोर मैनेजमेंट में कि हां मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी ने गवर्नमेंट अप्रूवल ले ही ली होगी। तो ऐसे कोई कंप्लायंस है जहां पे कंपनी को गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने हैं, या आप इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के दम में अज्यूम नहीं कर सकते हो, या आपको क्रॉस चेक करना ही पड़ेगा कि आपने गवर्नमेंट की अप्रूवल ली है क्या। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कंक्लूजन क्लियर है बड़ा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस पारस को क्या करेगा, बाइंड करेगा, लेकिन वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी फायदा ले सकता है एज द केस में भी, डिपेंडिंग उसका क्या इशू है, क्योंकि अपने को कोई डेटा नहीं बताया कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो दोनों का लिख के डिप्लोमेटिक आंसर कर देने का। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो एक्सेप्शन है फॉर्जरी वाला, उसके ऊपर ये सवाल है, ध्यान से समझिएगा। कहता है सेक्रेटरी ये कंपनी का, हाँ जी है, उसने शेयर सर्टिफिकेट दिया है प्रेम को, सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी प्रेम को एक सर्टिफिकेट दे रहा है कंपनी की सील पे खुद का सिग्नेचर करके, और सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर फॉर्ज्ड बाय हिम। कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर का फर्जी सिग्नेचर किया, यानी कि फॉर्जरी किया, और प्रेम को एक सर्टिफिकेट दिया। प्रेम ने इसी सर्टिफिकेट को अमर नाम के एक बंदे को गिरवी रख के, प्लेज करके अमर से ले लिया लोन, बोरो कर लिया लोन। अमर चाहता है कि वो रियलाइज करे सिक्योरिटी को रियलाइज करने की, बेचना शेयर्स को, क्योंकि प्रेम उसको पैसे वापस नहीं दे रहा है, और कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि भैया मेरे नाम से शेयर्स को रजिस्टर कर दो। बताइए क्या अमर सक्सीड होगा अपने नाम से शेयर्स को रजिस्टर करने के लिए? आपको इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के हिसाब से बताना है। अब देखो भाई, अमर तो जाके कंपनी को ये बोलेगा कि भाई कंपनी, मेरे को इससे लेना देना नहीं है कि फॉर्जरी हुई है कि नहीं, क्योंकि मेरे को कैसे पता चलेगा फॉर्जरी हुई है, मेरे को कैसे पता चलेगा फॉर्जरी हुई है? आपका कंपनी सेक्रेटरी है, उसने अपना साइन किया, कॉमन सील लगाया, और डायरेक्टर का फर्जी साइन किया, क्या मैं सबके सिग्नेचर को पहचानूंगा? ये कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है, कौन साइन कर रहा है, कौन सील लगा रहा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आपकी इंटरनल इरेगुलरिटी है, मेरे नाम से शेयर रजिस्टर करो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं कि फॉर्जरी हुई है। क्योंकि जब फॉर्जरी होती है ना, तो उसका इफेक्ट जीरो होता है, नल एंड वॉइड, यानी कि माना जाएगा कि प्रेम कभी ओनर बना ही नहीं, प्रेम कभी ओनर बना ही नहीं, ऐसा माना जाएगा। तो प्रेम के पास जो सर्टिफिकेट है वो फॉर्ज्ड है, तो उसका इफेक्ट जीरो है। तो एक्चुअल में प्रेम कभी ओनर था ही नहीं, तो जब प्रेम ने तेरे को गिरवी किया, वो प्लेज भी वैलिड नहीं था, क्योंकि प्रेम मालिक ही नहीं था। तो क्या अमर के नाम से रजिस्टर होगा? नहीं होगा सर। तो कहता है भाई देखो, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुरकांड में जहां पे आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि भैया वो फॉर्जरी के ऊपर नहीं लगता है। बरोबर है क्या? फॉर्जरी वॉइड है और इससे कोई भी टाइटल पास नहीं होता है। प्रेम ने तो कभी वैलिड टाइटल लिया ही नहीं, और अमर जिसने रिलाई किया फॉर सर्टिफिकेट में, वो भी क्लेम नहीं कर सकता। तो अमर सक्सीड नहीं होगा अपने नाम से शेयर्स को रजिस्टर करवाने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। ये कन्वर्जन की बात करता है। आइए बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है। एक्स एन कंपनी एक एलएलपी फर्म है, वो कन्वर्ट करना चाहती है अपने फर्म को कॉर्पोरेट एंटिटी पे। एक्स एन कंपनी एक एलएलपी फर्म है, ये कन्वर्ट करना चाहती कॉर्पोरेट एंटिटी पे, अपने आप को कंपनी बनाना चाहती है अंडर सेक्शन 366 प्रोविजन के हिसाब से। उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया क्या कंपनी का नाम होगा एंड सो ऑन। 1/4 पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो, और 3/4 पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो। टोटल 6 पार्टनर है किस पे? फर्म के अंदर। बताइए, अब 6 पार्टनर लोग मिलकर एक पब्लिक कंपनी बनाएंगे, 7 लोग लगते हैं पब्लिक कंपनी बनाने में, यहीं पे गड़बड़ है, प्राइवेट ही बनेगा।
दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का सवाल आया है। आइए समझते हैं। कहते हैं भाई देखो, एक एलएलपी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड में 366 के प्रोविजन को फॉलो करते हुए। कहता है भैया देखो दो तरीके, या तो आप एग्जिस्टिंग फर्म को कन्वर्ट कर लो या तो नया ही बना लो। हमसे बात कन्वर्जन की पूछी तो हम कन्वर्जन की बात करेंगे। तो कहता है भैया देखो, अगर कन्वर्ट करना है किस पे, प्राइवेट लिमिटेड में, अगर प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले कन्वर्जन की अगर बात करें, अगर प्राइवेट में होना तो कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक में करना तो कम से कम 7 चाहिए। तो या तो 7 या तो 2, सारे पार्टनर की अप्रूवल लगनी चाहिए, यानी कि लगेगी। एडवर्टाइजमेंट करना है आपको न्यूज़पेपर में, लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए आरओसी से, जहां पे आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड है। और क्योंकि कंपनी में लेस देन 7 मेंबर है, यानी कि 6 लोग हैं, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि पब्लिक में कम से कम 7 चाहिए। तो सिंस देयर आर ओनली 6 पार्टनर इन द फर्म, एलएलपी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अप्रोप्रिएट डिसीजन वुड बी कन्वर्जन इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है सर, तो ये तो सॉल्व हो गया सर कि प्राइवेट में होना चाहिए, पब्लिक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास उतने लोग ही नहीं है अभी। अब ये स्टेप्स है, अगर आपको एलएलपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप एक मीटिंग होल्ड करो। मीटिंग में कंपनी का नाम डिसाइड करो कि क्या नाम होगा, एलएलपी जब कंपनी में कन्वर्ट होगी तो किस नाम से होगी। ऑथराइज करो पार्टनर्स को कि वो सारे नेसेसरी एक्शन ले, पेपर डीड डॉक्यूमेंट बनाए, ताकि वो एलएलपी को एज अ कंपनी बना सके। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, डिन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि जो लोग डायरेक्टर बनेंगे उनका डिन होना जरूरी है, बराबर है, जो कि डायरेक्टर बनेंगे। तो भैया जो डायरेक्टर बनेंगे उनका साइन भी लगेगा, तो डिजिटल सिग्नेचर चाहिए। अब यूआरसी1 लगेगा, यूआरसी1 यानी कि अनरजिस्टर्ड कंपनी। अभी आप रजिस्टर करवाओगे, बट फिलहाल तो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो यूआरसी1 ये फाइल करेगा एप्लीकेंट के द्वारा, यानी कि एलएलपी के पार्टनर्स के द्वारा, जिसपे कंपनी में कौन मेंबर होगा, उनका नाम, एड्रेस, शेयर होल्डिंग डिटेल्स, यही पार्टनर्स होंगे जो कंपनी के मेंबर बनेंगे। डायरेक्टर कौन कौन होगा, उनका डिन लगेगा, पासपोर्ट की डिटेल लगेगी, उनका एड्रेस क्या है। एक एफिडेविट लगेगा पहले डायरेक्टर से, फर्स्ट डायरेक्टर, यानी कि जो कंपनी का पहला डायरेक्टर बनेगा, कि वो बैंड नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है डायरेक्टर बनने से। सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रार को देने हैं। ठीक है सर। एक कॉपी लगेगी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, and a certified copy of registration which is duly verified by at least 2 designated partner of LLP। यानी कि भाई पहले तो आप ये दे दो LLP एग्रीमेंट, और आपकी LLP रजिस्टर्ड है तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा ना, तो सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड यानी कि ओरिजिनल है कि आपकी LLP रजिस्टर्ड है, 2 DP के द्वारा सर्टिफाई किया जाएगा। ये दोनों आप दोगे किसको, आरओसी को। स्टेटमेंट दोगे डिटेल्स के साथ कि कौन कितना शेयर्स रखा है, कितने रुपए का एक शेयर्स है। कोई क्रेडिटर से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। एलएलपी के जो क्रेडिटर होंगे कि भाई हम कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनसे नो ऑब्जेक्शन ले लो अगर है तो। एमओए और एओए दे दो आप आरओसी को। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने दे दिए। आपका यूआरसी का जो एप्लीकेशन है वो सैंक्शन करेगा आरओसी, और आपकी कंपनी को रजिस्टर कर देगा, यानी कि आपकी एलएलपी को इस पे कंपनी में कन्वर्ट करके दे देगा और सर्टिफिकेट देगा कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो गई, ये लो सर्टिफिकेट। उस दिन से आपकी एलएलपी अब किस पे कन्वर्ट हो गई है, प्राइवेट लिमिटेड में। लेकिन आपको ये सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया। ये दिसंबर 23 पे 7 मार्क्स का आया हुआ था। चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं फटाफट। मैं क्वेश्चन नंबर 17 में चलता हूं। कहता है भाई बताओ, अब ये वो वाले प्रोविजन आ गए जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वाले को लगते हैं। तो कहता है भैया देखो बताओ, जो भी कंपनी फॉरेन कंपनी वो इंडिया में अगर प्लेस ऑफ बिजनेस लाती है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो एज पर सेक्शन नंबर 380 सबसेक्शन नंबर 1, हर फॉरेन कंपनी जो यहां पे इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस ला रही, 30 दिन के अंदर जैसे ही आपने इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस लाया, वहां से 30 डेज के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि टोटल 7 डॉक्यूमेंट आपको आरओसी न्यू दिल्ली को देने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंट्रल रजिस्टर सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, प्राइमरीली तो डॉक्यूमेंट उसको जाते हैं, बट आपकी मॉड्यूल के हिसाब से और आपके इंस्टीट्यूट के हिसाब से अभी भी आरओसी न्यू दिल्ली ही है। तो आप आरओसी न्यू दिल्ली ही लिखिएगा, क्योंकि देखो फॉरेन कंपनी वो इंडिया में तो कोई प्लेस ऑफ, इंडिया में तो कोई इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, इंडिया में तो सिर्फ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस आ रहा है, तो उसका कौन सा आरओसी रहेगा, तो आरओसी न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने दिन में, 30 डेज। कहां से 30 डेज, जब से वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में लाइए वहां से। तो सबसे पहला आपको देना पड़ेगा सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, जो हम यहाँ पे एमओए एओए बोलते हैं ना, ये लोग वहां पे चार्टर बोलते हैं। तो जानबूझ के चार्टर वर्ड भी लिखा है,
कि अगर कोई फॉरेन कंपनी को कंप्लायंस करना है और वहां का कोई लीगल ऑफिसर पढ़ रहा होगा और वहां पे चार्टर बोलते होंगे और यहां पे मेमोरेंडम बोलते, तो कंफ्यूज ना, तो बोले चार्टर देना है, यानी कि एमओ और एओए देना है। ठीक है सर। इंस्ट्रूमेंट अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देना है इंग्लिश लैंग्वेज में। फुल एड्रेस बताओगे कि फॉरेन में आपके कौन सी जगह में आपकी कंपनी लोकेटेड है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर और सेक्रेटरी वो फॉरेन कंपनी का नाम और एड्रेस बताओ उस पर्सन का इंडिया में, जिससे हमको अगर कम्युनिकेट करना हो, हमारे आरओसी को कम्युनिकेट करना हो, तो नाम और एड्रेस बताओ पर्सन ऑथराइज्ड इन इंडिया का, जिसको हम नोटिस और डॉक्यूमेंट दे सके। पूरा एड्रेस बताओ। प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में है वो बताओ, प्लेस ऑफ बिजनेस जो इंडिया में, और एक डिक्लेरेशन दो कि आपकी फॉरेन कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी सेक्रेटरी कंपनी को मैनेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए बैंड नहीं है। अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब। तो सर एक एक करके आते हैं। जब से प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश किया वहां से 30 दिन में एमओए और एओए की कॉपी, अगर इंग्लिश में नहीं तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी। फुल एड्रेस देना है फॉरेन कंपनी के एड्रेस का, डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बारे से आपको बताना है, इंडिया का जो पर्सन है, जो ऑथराइज पर्सन, उसका नाम और एड्रेस, और इंडिया का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका पूरा का पूरा एड्रेस। डिक्लेरेशन आपको देना है कि कोई भी डायरेक्टर और सेक्रेटरी प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट के लिए बैन नहीं है, ना तो इंडिया में ना तो अब्रॉड में, और अदर इंफॉर्मेशन एज में भी प्रिस्क्राइब। अब कहता है ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है आरओसी न्यू दिल्ली को, अगर इसमें कोई चेंजेस आते हैं, अल्टरेशन आते हैं, तो ये आपको 30 डेज में अल्टर्ड कॉपी भी आपको देनी है आरओसी न्यू दिल्ली को। ये देखो नीचे लिखा हुआ है आरओसी न्यू दिल्ली। समझा सर? ये सारी की सारी चीजें हमको समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन नंबर 18 में चलता हूं। यूनिवर्सल एक फॉरेन कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया पे इनकॉर्पोरेट हुई है, बिजनेस कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, और एक प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में भी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स का, उसी फॉरेन कंपनी का जो ऑस्ट्रेलिया की है। अब कहता है ड्यू टू फेलर ऑफ इट्स कंप्लायंस का फेलर हुआ विथ रिस्पेक्टिव लॉ ऑफ द कंट्री, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जहां पे इनकॉर्पोरेट हुई थी वो सीज्ड टू एग्जिस्ट हो गई। सीज टू एग्जिस्ट यानी कि डिसॉल्व हो गई। अब कहता है बताइए जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है उसका क्या स्टेटस होगा। अब इंडिया में बिजनेस कर रहे हो सकता है इंडिया वाले बिजनेस का कुछ उधार हो, क्रेडिटर्स हो, कुछ लोगों ने पैसा लगाया हो, उनका क्या होगा। तो यहां पे आता है दोस्तों सेक्शन 376। ये क्या कहता है पता है? बाहर में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, हाँ, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, हाँ, अब बाहर वाली कंपनी तो डिसॉल्व हो गई, तो क्या इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस को भी डिसॉल्व मान लिया जाए? तो अगर उसको डिसॉल्व मान लिया जाए इंडिया के प्लेस ऑफ बिजनेस को, तो इंडिया वाली कंपनी जिससे लेना देना था वो क्या होगा। तो यहां पे सेक्शन 376 आता है और वो ये कहता है भले ही जो पेरेंट कंपनी थी जो इंडिया के बाहर थी, जो फॉरेन कंपनी है, वो भले मर गई है, डिसॉल्व हो गई है, लेकिन इंडिया का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया के कुछ क्रेडिटर होंगे, वो लोग उस प्लेस ऑफ बिजनेस को एक अनरजिस्टर्ड कंपनी मानते हुए उसका वाइंड अप करा सकते हैं। सेक्शन 376 बोलता है ताकि बाहर वाली कंपनी भले मर गई है लेकिन इंडिया में उसका जो धंधा पानी है ना, असेट वसेट, उसको बेच बाच के क्रेडिटर अपने पैसे ले सकता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी मानते हुए उसको बेच के पैसा ले सकते हैं। तो कहता है भैया देखो 376 कहता है कोई बॉडी कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, वो बिजनेस कर रही है कहां पे, इंडिया में, अगर वो सीज टू कैरी ऑन करती है बिजनेस इन इंडिया, क्यों सीज टू कैरी ऑन, बाहर ही जब बंद होगी तो माना जाएगा ना कि इंडिया में भी अब वो कंपनी रही नहीं क्योंकि पेरेंट ही मर गया उधर। तो कहता है ऐसी परिस्थिति में इट मे बी वाउंड अप एज एन अनरजिस्टर्ड कंपनी, इससे कोई लेना देना नहीं, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन डिसॉल्व्ड और सीज टू एग्जिस्ट एज सच बाय द लॉज ऑफ द कंट्री अंडर विच इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड। भले आप ऑस्ट्रेलिया में मर चुके हो लेकिन आपका जो इंडिया वाला प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, हम उसको एक अनरजिस्टर्ड कंपनी मानते हुए हम उसको वाइंड अप करेंगे, असेट बेचेंगे और अपनी लाइबिलिटी पूरी पे करेंगे। तो यूनिवर्सल आप फॉरेन कंपनी हो, ऑस्ट्रेलिया में बने हो, आप एग्जिस्ट करने से सीज हो गए, कोई बात नहीं, तो ऑल्सो सीज टू कैरी ऑन बिजनेस इन दिल्ली। हम क्या कर सकते हैं, हम आपको एक अनरजिस्टर्ड कंपनी मानते हुए हम आपको क्या करेंगे, वाउंड अप, भले आप ऑस्ट्रेलिया में क्या हो चुके हो, सीज हो चुके हो, डिसॉल्व हो चुके हो। बढ़िया बात है सर। अब अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बताओ, और एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस से कैसे ऑपोजिट है, तो ये आप खुद से पढ़ लेना क्योंकि अपन ने इसको 2 बार पढ़ लिया है अलग अलग तरीके से। मैं यहां पे आता हूं, कहता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंशिएशन बताओ, और बताओ क्या स्टेप्स लगेंगे जब आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। भाई सीधी सी बात है, प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, सेक्शन 14 के हिसाब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको आर्टिकल में जो 3 बातें लिखी होती है प्राइवेट कंपनी की, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर टू 200,
प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक, ये 3 बातें आपको हटानी पड़ेगी, आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में चली जाएगी। पब्लिक कंपनी को अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, यह सिर्फ एसआर पास करके नहीं होगा, पहले तो आपको पब्लिक को अगर प्राइवेट में करना है तो 3 बातें ऐड करनी पड़ेगी आर्टिकल में, और यहां पे सीजी का अप्रूवल लगता है। तो पब्लिक से प्राइवेट जाने के लिए एसआर भी लगेगा, सीजी का अप्रूवल भी लगेगा, लेकिन प्राइवेट से पब्लिक जाने के लिए एसआर से आपका काम चल जाएगा। आइए बात को समझिएगा। कहता है देखो भैया, सबसे पहले प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे से पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी जिसका मिनिमम कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है, और आर्टिकल में 3 बातें हैं, रिस्ट्रिक्ट है, लिमिट है और प्रोहिबिट करता है पब्लिक को इन्विटेशन। पब्लिक कंपनी क्या है? जो प्राइवेट नहीं है, ठीक है सर, 7 और मोर मेंबर्स को लगते हैं, तो जो प्राइवेट नहीं है, यानी कि पब्लिक कंपनी क्या करेगी, ये 200 की लिमिट को फॉलो नहीं करेगी, इसकी अनलिमिटेड रहेगा, ये पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है, इसके राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे। अब कहता है भैया अगर बात करें कन्वर्जन की प्राइवेट से पब्लिक में, तो कहता है भैया देखो आप एसआर पास करो, नो लॉन्गर इंक्लूड्स द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन, वो जो राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, जो लिमिटेशन है 200 की, जो प्रोहिबिशन है, वो सब आप हटा दो। जैसे ही आप हटाओगे, shall cease to be a private company from the date of such alteration। अब ये जो लिखा है फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, देखो अलग से मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईलाइट किया है, ये कब लगता है? कहता है भैया देखो आपने प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट किया, एसआर पास करोगे, एक कॉपी आरओसी को दे दो, आरओसी को पता लग जाएगा कि आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक चले गई। लेकिन अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो भैया आपको सीजी की भी अप्रूवल लगेगी, तो उस केस पे आपका अल्टर्ड आर्टिकल की कॉपी साथ में सीजी के ऑर्डर की कॉपी की उसने अल्टरेशन को अप्रूव किया है, बरोबर है क्या, ये आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है कितने दिन में? 15 दिन में, जब से आपने क्या किया, अल्टर किया। ठीक है सर, जीवन में आगे बढ़ते हैं। कहता है बताइए आरओसी को आपको क्या बताना पड़ता है रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स विद द रजिस्ट्रार बाय फॉरेन कंपनी। अकाउंट्स फाइल करना है फॉरेन कंपनी को, तो क्या रिक्वायरमेंट है? तो कहता है भैया ध्यान से सुनना, सेक्शन 381 कहता है हर फॉरेन कंपनी हर कैलेंडर ईयर में, आई रिपीट फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर में, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उस फॉर्म में, उस मैनर में और उस पर्टिकुलर्स के साथ आपको फाइल करना है जैसा प्रिस्क्राइब किया हुआ है आरओसी के पास। दैट्स इट। डिलीवर करना है कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार। तो यानी कि सर 2 बातें, जो भी फॉरेन कंपनी है हर कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी उस फॉर्म में, उस मैनर में, उस पर्टिकुलर के साथ जो प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसको आरओसी के पास उसकी एक कॉपी आरओसी को देगी। दैट्स इट। यही लीगल रिक्वायरमेंट है जो 19 पे 2 मार्क्स का आया था। अभी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि वो फाइनेंशियल ईयर की कैलेंडर ईयर है और क्या क्या देना है, तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। दैट्स ऑल दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो लास्ट था। जाते जाते दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, एफर्ट अच्छा लगा, लाइक करिएगा और कमेंट में लिख के जाइएगा आई विल क्लियर माई सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन इन अपकमिंग अटेम्प्ट। ये मैनिफेस्ट करके जाओ आप, और जब आप क्लियर करोगे ना, उसी कमेंट में आके रिप्लाई करके जाना, सर बोला था आपको इसी वीडियो में, आज सर मैं फलाना फलाना सीएमए सो एंड सो बन चुका हूं। ये आप एक पॉजिटिव वाइब छोड़कर जाइएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा इसके अलावा आपको और कौन कौन से चैप्टर के रिवीजन चाहिए। That's all from my side दोस्तों, this side CS Arjun Chapra signing off until we meet again दोस्तों, take care, bye bye।